ओके चलिए, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? ओके, थाययूरिया मीन्स ब्रेकिंग डोरमेंसी, डोरमेंसी को किस तरह से तोड़ा जाए ये बात हम कर चुके थे। ठीक है, चलिए आगे बात कर ले। इसके अलावा अपने पास और भी दूसरी चीज़ें जो है वो डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसकी बात कर ले। छोटा सा पार्ट उसका बचा हुआ है, उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। समझ में तो आ रही है चीज़ें? समझ में नहीं आए तो आप अपने डाउट्स क्लियर करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब डाउट जो है वो अगर कोई रह गया तो वो एग्जाम में जाएगा सीधा। ठीक है, तो जो भी डाउट है उनको पूछना स्टार्ट कर दो अपने टीचर से कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, इस चीज़ में हमें प्रॉब्लम है, ये हमें एक बार समझा दो, हमें बता दो। ठीक है, तो वहीं से जो है वो आप उन चीज़ों को याद कर पाओगे बेटा, है ना। थर्ड था, है ना, ठीक है, हाँ थर्ड ही था। चलिए, तो हमने डोरमेंसी ब्रेक करने की चीज़ें देखी, कौन कौन सी थी? एक तो था मैकेनिकल या फिजिकल, और दूसरा कौन सा था? केमिकल पार्ट। ठीक है, मैकेनिकल अगर हम डोरमेंसी को ब्रेक करेंगे तो उसका नाम क्या दिया अपन ने? स्कैरिफिकेशन। क्या नाम दिया बेटा? स्कैरिफिकेशन। और इसके बाद हम बात करें दूसरे हमारे जो केमिकल्स है उसके अंदर हमें मेन याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस इन केमिकल्स से आए हुए हैं। थाययूरिया का पूछा हुआ है, ठीक है, और आपके जो KNO3 जो है पोटेशियम नाइट्रेट, उसके बारे में भी कम से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो हमको एटलीस्ट वो जो है वो पता होने चाहिए। तो थाययूरिया इसकी बात कर ली थी। चलिए, इसके अलावा जो है बेटा लिखना है क्या? ओके, एब्सिसिक एसिड हो गया था, थाययूरिया हम बात कर रहे थे। अब थाययूरिया किस लिए काम आ रहा है बेटा? डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए, लेकिन किसके अंदर? पोटैटो और लेट्यूस में। अब यहाँ पर बात जो आ रही है वो क्या है? 10⁻⁻² से -3m। इसका क्या मतलब है? 0.1% से लेकर 0.01%। बहुत कम कंपाउंड जो है वो अमाउंट में हमको चाहिए, ये अपन को जेट में याद रखना है। कितना करना है? 0.1% ही कर लो। कल मैंने वापस कंसल्ट करा बुक्स को, देखा मैंने, तो ये चीज़ वहीं से कंफर्म हुई कि हमको 0.1% ही करना है। ठीक है, 1% नहीं करे उसको, 0.1% ही करना है। ठीक है, ICR के अंदर भी जो है एक बुक जो मैंने देखी थी, उसके अलावा दूसरी बुक्स के अंदर 0.1% ही है। ठीक है, तो आप 0.1% ही उसको याद रखना। ठीक है, चलिए, इसके अलावा जो हमारे पास है बेटा वो कौन सा है? इथाइलिन या इथरल। इथरल का नाम सुना हुआ है? ठीक है, लिक्विड में जो इथाइलिन होती है उसको हम क्या कहते हैं? इथरल कहते हैं। ठीक है, तो इथाइलिन का भी यूज किया जाता है, लेकिन कितना यूज करेंगे बेटा? 100 से 300 ppm। कितना करते हैं? 100 से 300 ppm का सॉल्यूशन जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? कॉटन के लिए। किसके लिए? कॉटन के लिए। ठीक है, अब यहीं से जो है ये जो वर्ड आया, यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है एक बार उसको देख लो। क्वेश्चन अपने पास फ्रेम क्या होता है कि निम्न में से सुषुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन है, या हम कह सकते हैं इंग्लिश में हम कहें तो विच इज डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया। ऑप्शंस जो है एक बार देख ले। एक हमको दे दिया इसके अंदर साइटोकाइनिन, दूसरा ऑप्शन अपन को दे दिया इसके अंदर ऑक्सिन, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया इथाइलिन, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे दिया ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा? क्या जाना चाहिए? ऑल ऑफ दी अबव जाना चाहिए। ठीक है, हम बात करते हैं इथाइलिन की, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें तो साइटोकाइनिन और ऑक्सिन जो है ये क्या करते हैं? वृद्धि को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, हमको पता है ये। ठीक है, इसके साथ जिब्रेलिन भी आप लिख सकते हो, तीन वृद्धि को बढ़ाएंगे, लेकिन इथाइलिन और एक दूसरा एब्सिसिक एसिड ये दोनों वृद्धि को क्या करते हैं? कम करते हैं। तो हम एक नॉर्मल सा अपने माइंड में बना लेते हैं कि जो वृद्धि को कम कर रहा है वो डोरमेंसी को भी
कम नहीं करेगा, मतलब इंड्यूस करेगा, ठीक है। और जो वृद्धि बढ़ा रहे हैं वो डोरमेंसी को कम कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है। जब हम इथाइलिन की बात करते हैं तो इथाइलिन या इथरल जो है उसका यूज हो रहा है डोरमेंसी को तोड़ने के लिए। तो डोरमेंसी लाने वाला केवल एक ही हार्मोन है, कौन सा? ABA, ठीक है। तो अपना दूसरा क्वेश्चन भी तैयार हो गया। अगर क्वेश्चन पूछ ले डोरमेंसी किसकी वजह से होती है तो कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना कि इथाइलिन आएगा या ABA आएगा। आंसर क्या होगा उसका? ABA होगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। तो यहाँ पर अपने पास साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, इथाइलिन और ऑल ऑफ द अबव दिया तो हमने ये करा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ ऑल ऑफ द अबव की जगह ये जिब्रेलिन दे देता, क्या देता बेटा? जिब्रेलिन, तब क्या करते? साइटोकाइनिन करते। आंसर क्या जाता? जिब्रेलिन ही जाता, क्योंकि हमने लिखा है कि अंकुरण को तोड़ने वाला कौन सा हार्मोन, अंकुरण बढ़ाने वाला कौन सा हार्मोन है? जिब्रेलिन जो है, जिब्रेलिक एसिड, वही होगा। तो ये डोरमेंसी ब्रेकिंग मेन हार्मोन कौन सा होगा? जिब्रेलिन होगा, ठीक है। ये चीज जो है वो वहां पर याद रखना। और दूसरा, अगर इसके अलावा भी कोई कंफ्यूजन है कि हाँ साइटोकाइनिन है या जिब्रेलिन है, ठीक है, तो एक बार सर से जरूर पूछ लेना कि सर इसके अंदर क्या चीज आ सकती है, मेन डोरमेंसी ब्रेकिंग कौन सा है। क्योंकि एग्रो के हिसाब से जो अपन ने देखा है वो अपना जिब्रेलिन है। हो सकता है हॉर्टिकल्चर में कोई अलग चीज उसमें दे रखी हो कि उसको साइटोकाइनिन को माना हो, तो एक बार सर से जरूर कंसल्ट कर लेना इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर एक जो अपने लिए छोटा सा पार्ट है वो अपन को देखना है बेटा। वो क्या है? स्ट्राइगोल से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? स्ट्राइगोल। स्ट्राइगोल जो है इसको हम दूसरा नाम देते हैं मरकैप्टोइथेनॉल। क्या कहते हैं इसको? मरकैप्टोइथेनॉल। ओके, मरकैप्टोइथेनॉल इसको कहा जाता है। और ये जो है वो डोरमेंसी ब्रेक करता है किसकी? स्ट्राइगा की। किसकी करता है? स्ट्राइगा की। स्ट्राइगोल के नाम से आप याद रख लोगे इसको, स्ट्राइगा से रिलेटेड है, ठीक है। ये डोरमेंसी ब्रेक करेगा स्ट्राइगा के सीड्स की। क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है एक तरह से कि स्ट्राइगा के सीड जो है डोरमेंसी ब्रेक हो गए, जर्मिनेट हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, इसका बहुत अच्छा यूज करते हैं, ठीक है। कहां पर करते हैं बेटा? सुसाइडल जर्मिनेशन में। कहां पर करते हैं? सुसाइडल जर्मिनेशन, ठीक है। इसको हम क्या कहां पर यूज करते हैं बेटा? आत्मघाती अंकुरण में। कहां पर? आत्मघाती अंकुरण के अंदर इसका यूज किया जाता है। और आत्मघाती अंकुरण किसका कंट्रोल करता है? स्ट्राइगा का। किसका कंट्रोल करेगा? स्ट्राइगा का कंट्रोल करता है। हम इसे बेवकूफ बनाते हैं। ये चीज पहले भी बता दी थी, शायद क्लास में बताई थी कि स्ट्राइगा जो है वो किसके बीच में उगेगा बेटा? कौन सी फसल में उगेगा? मक्का, ज्वार, बाजरा या फिर सब में? C4 होना चाहिए बस, ठीक है। तो C4 प्लांट के अंदर उगेगा। अब हमें ये चीज पता है कि वो C4 प्लांट में उगना है, तो हम क्या करते हैं? C4 प्लांट लगाने से पहले ही हम सॉइल के ऊपर स्ट्राइगोल का छिड़काव कर देते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे ही छिड़काव करा तो क्या होगा? स्ट्राइगा के जो बीज है वो जर्मिनेट हो जाएंगे और उसके प्लांट जमीन से ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। थोड़े से वो बड़े होंगे। लेकिन हमने तो वहां पर कोई फसल लगाई ही नहीं, न्यूट्रिशन किससे लेगा? ठीक है, यही बात होगी। अब न्यूट्रिशन किससे लेगा? वो कोई है ही नहीं वहां पे। तो वो जर्मिनेट हो गया तो क्या वापस बीज में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो इसीलिए फिर वो भूखमरी से, या हम कहें उसे खाना नहीं मिला, न्यूट्रिशन नहीं मिला, इसलिए वो खत्म हो जाता है। ये चीज हम यूज करते हैं कहां पर? स्ट्राइगोल में। और हमने वहां पर क्या किया? कोई सिर्फ जर्मिनेट ही तो कराया उसको, इसके अलावा क्या किया? तो इसको हम क्या कहते हैं? सुसाइडल जर्मिनेशन कहेंगे, कि वो खुद उगा और खुद ही खत्म हो गया। ये चीज जो है वो स्ट्राइगा के लिए यूज की जाती है। क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि आत्मघाती अंकुरण कौन से वीड के लिए कंट्रोल मेजर है? किसका है? स्ट्राइगा का है। आत्मघाती अंकुरण में कौन सा यूज होता है बेटा? स्ट्राइगोल, ठीक है। स्ट्राइगोल किससे मिलता है? तो याद रखना, किससे मिलेगा बेटा? कपास से मिलेगा। किससे मिलेगा? कपास। और कपास में भी कौन से पार्ट से? जड़ से। कपास की जड़ों में क्या होता है? स्ट्राइगोल। और कपास के बीजों में क्या होता है? गोसिपोल। क्या होता है? गोसिपोल। तो लिखना चाहो तो एक जगह लिख लो,
कपास के अंदर दो पार्ट्स है, एक तो है जड़ और दूसरी बात करेंगे बीज की। तो जड़ के अंदर तो क्या मिल रहा है बेटा, स्ट्राइगोल। क्या मिल रहा है, स्ट्राइगोल। और इसके जो बीज होते हैं उसके अंदर क्या मिलता है हमें, गॉसिपोल। क्या मिलेगा बेटा, गॉसिपोल। ये अपने लिए जो है वो क्वेश्चन एक यहाँ पर तैयार होता है कि कपास के बीजों में कौन सा रसायन मिलता है, आपको दोनों ऑप्शन में दे दिए, तब हमें ध्यान रखना है कौन सा करेंगे, गॉसिपोल। और बात कर ले स्ट्राइगोल कहाँ से मिलेगा, तो कपास की जड़ों से मिलेगा। ठीक है, एक बार लिख लो इसको। इंफ्रारेड रेडिएशन को क्या कहते हैं बेटा हिंदी में, इंफ्रारेड रेडिएशन, IR रेडिएशन। लाल प्रकाश कहा जाता है वैसे तो इसको, जो अपन कहते हैं, बाकी हिंदी में और कोई नाम है क्या इसका, जैसे UV रेडिएशन है, पराबैंगनी कहते हैं, विजिबल रेडिएशन है, ऐसे ही इंफ्रारेड भी है, उसको क्या कहते हैं, हाँ, लाल प्रकाश ही कहा जाता है वैसे तो, मैंने जो सुना है, मैंने जो देखा है। ठीक है, एक बार इसको और चेक कर लेना। इंफ्रारेड रेडिएशन क्या होती है, किसको पता है, बिल्कुल उसमें यूज होती है। इंफ्रारेड रेडिएशन कहाँ पर यूज होती है, तो एक तो डोरमेंसी हो गई, घर में कहाँ पर यूज करते हो, बिल्कुल माइक्रोवेव ओवन में। ओवन देखा है, ओवन के अंदर आप खाना रखते हो, कहीं आग नहीं जल रही फिर भी खाना गर्म हो जाता है, कैसे गर्म हुआ, क्योंकि उसके अंदर क्या है, इंफ्रारेड रेडिएशन है। ये रेडिएशन हीटिंग इफेक्ट कॉज करती है, मतलब इसकी वजह से तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, और इंफ्रारेड रेडिएशन जो है इसका यूज हम एग्रीकल्चर में भी करते हैं। एक तो तापमान मापने के लिए, किसके लिए, किसका, पत्तियों का, वहां पर हम इंफ्रारेड थर्मोमीटर का यूज करते हैं। अगर हम बीजों के ऊपर इंफ्रारेड रेडिएशन को अगर यूज करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगी, उसकी सुषुप्ता अवस्था जो है वो क्या होती है, कम हो जाती है, डोरमेंसी जो है वो ब्रेक होती है। ये जो है हमने यहाँ पर किया हुआ है। चलो, म्यूटेशन कौन सी किरणों, म्यूटेशन उत्परिवर्तन, गामा रेडिएशन और अल्फा रेडिएशन और एक्स रेज और यूवी रेडिएशन, चार जो है वो आपकी क्या करती है, म्यूटेशन करती है। लेकिन केवल और केवल इंफ्रारेड ही ऐसी रेडिएशन है जिससे क्या होता है, हीटिंग या फिर गर्म जो अपना तापमान बढ़ाने का काम है वो इसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा जो है वो याद नहीं रखना। और अगर डोरमेंसी ब्रेक की बात करें तो ये भी इसके अलावा कोई भी दूसरी रेडिएशन नहीं करती है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बनाना चाहेगा कि कौन सी रेडिएशन है जिसका यूज है वो डोरमेंसी ब्रेकिंग में होता है, तो क्या करेंगे, इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, चलो लिख लो इसको। चलो लिख लिया, ओके। चलिए दूसरी हम बात करें कि और कौन से सी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो सी ट्रीटमेंट जो है बेटा, उसके लिए हमें याद रखना है पहला तो उसका सीक्वेंस, जो कि इस साल पूछा गया था। ठीक है, कि सी ट्रीटमेंट का सही सीक्वेंस क्या है वो हमें पता है, FIR। ठीक है, अगर हम पुलिस स्टेशन भी जाते हैं, कोई प्रॉब्लम हो गई तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, FIR दर्ज करानी पड़ेगी। तो बिल्कुल उसी तरह क्रॉप में भी सोइंग करने से पहले क्या करना पड़ता है, FIR करनी पड़ती है। ठीक है, अब इसके अंदर नाम क्या है, F का मतलब क्या है बेटा, फंजीसाइड, मतलब हम कह सकते हैं कवकनाशी। ठीक है, दूसरा क्या है, इंसेक्टिसाइड, तो हम कह सकते हैं कौन से बेटा, ये कीटनाशी। और तीसरी हम बात करें R, इसका मतलब क्या है, राइजोबियम। क्या मतलब है, राइजोबियम। ठीक है, लेकिन क्या राइजोबियम सब में यूज होगा, क्या नहीं होगा, किस में यूज होगा, केवल दलहनी फसलों में। ठीक है, बट अगर राइजोबियम को देखें तो ये क्या है बेटा, जैव उर्वरक है। क्या है ये, जैव उर्वरक है।
तो जैव उर्वरक का उपयोग जो है वो हमें करना है, ठीक है। अगर हमने कोई दूसरी क्रॉप ले ली, जैसे मक्का ले लिया या गन्ना ले लिया, ठीक है, तो उसके अंदर हमें राइजोबियम तो यूज करना ही नहीं है। किसका यूज करेंगे? बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक का यूज करेंगे। बस ये चीज ध्यान रखनी है। ये अपना क्या है बेटा? सीक्वेंस है, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि आप जैव उर्वरक को लास्ट में क्यों यूज कर रहे हो? केमिकल्स है, पहले हम यूज कर रहे हैं कवकनाशी और कीटनाशी, दोनों क्या है? केमिकल, ठीक है। केमिकल से तो उनका कोई पीएच भी होगा, ठीक है। उसमें जो चीजें हैं उन चीजों का बुरा असर जो है वो जैव उर्वरक पर पड़ सकता है, इसीलिए हम जैव उर्वरक को लास्ट में यूज करते हैं, ठीक है। बस इतनी सी चीज याद रखो। चलो, कोई भी एक कवकनाशी का नाम बताओ। कार्बनडाजिम, ठीक है। कोई भी एक कीटनाशी का नाम बताओ। कार्बोफ्यूरॉन और क्लोरपाइरिफॉस और डाइमिथोएट और, चलो याद है, इनको याद रखना। ये नाम इसलिए लिख रहा हूं यहाँ पे, वैसे तुमको ये पता है, पर नाम इसलिए लिखाए जा रहे हैं क्योंकि आपको इनके आगे नाम लिखने हैं। किसके? कवकनाशी के। इसके आगे नाम लिखने कीटनाशी के, और यहाँ लिखने जैव उर्वरक के। ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। तुम्हें पता तो है, सारे पढ़ लिए हैं, कोई दिक्कत है उनके अंदर? नहीं, क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं सर उनको। कितने लोग हैं जिन्होंने रिवाइज कर लिया पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी? कर लिया क्या? क्या बात है, दिल खुश कर दिया तुमने तो। कितने साल पहले करा था? 2 महीने पहले, चलो 2-3 दिन पहले करा। तो बेटा उनको सही से रिवाइज करने का तरीका है कि उसके केमिकल्स जरूर याद रखना, ठीक है। क्योंकि केमिकल्स का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आता है। इस बार सुपरवाइजर में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, आंसर क्या गया था? इमिडाक्लोप्रिड या डाइमिथोएट था आंसर उसका। क्या था? डाइमिथोएट, ठीक है। क्वेश्चन इतना सा था कि निम्न में से सर्वांगी कीटनाशी कौन सा है? आंसर क्या गया? डाइमिथोएट। 3 आपको अलग अलग जो है वो दूसरे ऑप्शंस दे दिए होंगे और एक डाइमिथोएट दे दिया। तो आपको अगर केमिकल का नाम ही पता है तो भी आपका वो क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन किस में आया? सुपरवाइजर में, जो आपके लेवल का एग्जाम है, ठीक है। इवन जो आपके AAO और AO तक के एग्जाम से बड़े एग्जाम्स, उनमें भी ऐसे क्वेश्चन जो है वो आते हैं, ठीक है। तो ये होमवर्क करके लाओगे? चलो फिर बात करें बेटा। इसके बाद कुछ नाम जो है लिखे हुए हैं, तुम वैसे ही जानते हो, ये तुम्हें नहीं बताऊंगा मैं। बता दूं क्या? वैसे ही पता है तुमको बेटा। चलो फंजीसाइड की बात करें बेटा। एक क्या है? एग्रोसान। कौन सा है? एक कौन सा है? सिरेसान। कौन सा है? ओके। एक हमने नाम जो लिखा है बेटा वो कौन सा है? कैप्टान। और एक नाम लिखा है कौन सा? थायरम, ठीक है। फिर बात करें इसके अलावा तो कौन सा है? कार्बनडाजिम। कौन सा है बेटा? और एक हमारे पास जो है वो कौन सा है? वीटावैक्स। कौन सा है? चलो, वीटावैक्स का उपयोग कौन से रोग में किया जाता है? वेरी गुड, स्मट या कंडवा रोग जो है उसके अंदर इसका यूज किया जाएगा। तो वीटावैक्स के लिए स्पेशल याद रखना, इसका यूज कहां पर करेंगे हम? कंड रोग में इसका उपयोग किया जाएगा या स्मट में किया जाएगा, मेनली इसका यूज वहां पर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो अलग नाम है वो याद रखना। एक तो एग्रोसान और सिरेसान, ये नाम हमने नहीं पढ़े ना, ठीक है। तो इनको याद रखना। एग्रोसान और सिरेसान दोनों क्या है? कवकनाशी है। कैप्टान और थायरम आप पढ़ चुके हो, कार्बनडाजिम पढ़ चुके हो, वीटावैक्स जो है वो भी पढ़ा हुआ है, पर कुछ बच्चों का मिस हुआ होगा शायद, मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। तो इसको याद रखना। वीटावैक्स कहाँ पर यूज होगा? स्मट या कंड रोग में इसका उपयोग होता है। चलिए, इंसेक्टिसाइड्स की बात करें तो आपको पता ही है कौन सा है? इमिडाक्लोप्रिड। एक हमारे पास इंपॉर्टेंट नाम आया बेटा, कौन सा? थायोमिथोक्साम। कौन सा है? थायोमिथोक्साम। इसके अलावा एक हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है बेटा वो कौन सा है? फोरेट। कौन सा है? फोरेट। फोरेट का यूज किसके लिए किया जाता है? बिल्कुल, फल वृक्षों में करते हैं। और इसके अलावा कौन से कीट के लिए किया जाता है?
दीमक के लिए नहीं करते। इसका यूज किया जाता है कातरा, ठीक है, ज्यादातर इसको हम तना छेदक के लिए यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं? तना छेदक के लिए। मक्का में जो तना छेदक है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। फोरहेड के क्या होते हैं? दाने आते हैं, ठीक है। तो जैसे मक्का में आप बात करो तो सबसे ऊपर जो हमको जो पार्ट है उसका सबसे ऊपर टॉप पर, उसके अंदर क्या होता है? एक जगह बनती है, जैसे गुलाब का फूल है बिल्कुल उसी तरह से। तो वो पत्तियां जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं? फोरहेड जो है उसके छोटे छोटे ग्रेनुअल्स डाल देते हैं। तो जैसे ही इंसेक्ट इसके कांटेक्ट में आता है तो इसका जो है एक्शन उसके ऊपर होता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो कार्बोफ्यूरॉन, इसका नाम आपको पता है। एक हमारे पास बेटा कौन सा है? इमामेक्टिन बेंजोएट, ये भी बता दिया था। ये इसलिए लास्ट नाम जो है इमामेक्टिन बेंजोएट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी तक किसी एग्जाम में आया ही नहीं है, लेकिन इसका यूज जो है वो हमने किया था किसके लिए? जो टिड्डी है उसके कंट्रोल के लिए। तो आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि पेपर कौन बना रहा है? ठीक है, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है? जोधपुर में है। इसलिए आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि टिड्डियों का कंट्रोल ही जोधपुर से किया जा रहा है और इस बार वही यूनिवर्सिटी जो है वो पेपर बना रही है, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन हो सकता है इंपॉर्टेंट हो। और एक बार ये चीज लिख लेना, इस साल क्वेश्चन टिड्डियों पर, लोकस्ट पर जरूर आएगा, फिक्स है। क्वेश्चन आना ही है, वो कोई सा भी क्वेश्चन आया लेकिन क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म है। चलो, जोधपुर में कौन सा फल वृक्ष होता है? रिसर्च किस पर होती है? वो खजूर पर, ठीक है, और बेर पर, ठीक है। आपकी कई वैरायटीज जो है वो जोधपुर से निकली है, तो बेर पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। जोधपुर में कौन सी, अगर एग्रोनॉमिक फसलों की बात करें तो कौन कौन सी फसलें आती? बाजरा, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है, आना ही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में रिसर्च ही उसकी हो रही है। तो जो क्वेश्चन बनाएंगे आपके रिसर्चर्स या आपके जो भी टीचर हैं जो बनाएंगे, वो कोशिश करेंगे कि उनके वहाँ की चीज़ें जो है दी जाए। पिछली बार कोटा ने पेपर बनाया था आज से 2 साल पहले, तब मैंने कहा था राइस से क्वेश्चन जरूर आएगा और उस साल 2 क्वेश्चन राइस से आए थे, ठीक है। ये फैक्ट है, आना ही है। तो तुम इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखकर चलना कि जो क्रॉप्स वहाँ पर होती है उन क्रॉप्स पर क्वेश्चन आएगा, जिस चीज़ पर वहाँ पर रिसर्च होती है उन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, उसके साइट जरूर देखना, वहां पर कोई इंपॉर्टेंट वैरायटीज दे रखी हो तो वो वैरायटी याद कर लेना, ठीक है। वहां से क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन टपकेगा और नहीं करोगे तो तुम टपक जाओगे, ठीक है। तो अब तुम देख लो क्या करना है, कुछ नहीं करना, जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टाइप करना, उसकी साइट खुल जाएगी, उसके अंदर पब्लिकेशंस और अलग अलग कॉलम होते हैं, उसके अंदर देखना, वहां पर रिसर्च की चीजें भी उसके अंदर ओपन हो जाएगी। वैरायटीज बहुत सारी का मतलब कोई हजारों वैरायटीज नहीं है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की कोई वैरायटी जो जोधपुर से निकली है उसको याद करना है। ऐसा नहीं कि सारी की सारी याद करें, सारी रटने की जरूरत नहीं, जो जोधपुर से निकली है उन वैरायटीज को जरूर याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन अगर आएगा वैरायटीज पर तो ज्यादातर वहीं से पूछेगा। SKNU ने जब पेपर बनाया था तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था दुर्गापुरा सफेद किसकी वैरायटी? ग्वार की, क्योंकि निकली वहीं से, ठीक है। वापस जब पेपर बना एक बार बीकानेर के टाइम पे बना था, उस टाइम तो पेपर शायद कैंसिल हुआ था, ठीक है। उस टाइम क्वेश्चन पूछा गया था दुर्गापुरा मीठा किसकी वैरायटी? वो क्वेश्चन उस टाइम आया था। वाटरमेलन क्या होता है? तरबूज होता है। तो दुर्गापुरा मीठा क्या है? वैरायटी है तरबूज की, और दुर्गापुरा मधु खरबूज की है, ठीक है। चलो, खरबूजे की है, बता दिया था ये। चलो, बायोफंजीसाइड की बात करें तो बायोफंजीसाइड हमारे पास कौन है बेटा? ट्राइकोडर्मा। कौन सा है? बायोफंजीसाइड का मतलब क्या है? जैव कवकनाशी। क्या है बेटा? जैव कवकनाशी। लास्ट बात करें इसमें बायो इंसेक्टिसाइड, मतलब जैव कीटनाशी। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? जैव कीटनाशी की। वो कौन सा है? वर्टिसिलियम। कौन सा बेटा?
वर्टिसिलियम। वर्टिसिलियम क्या होता है? इसका नाम नहीं सुना होगा, सुन लो। वर्टिसिलियम क्या है बेटा? ये भी एक कवक होती है। क्या होती है? कवक। एक ऐसी कवक है जो क्या करती है? इंसेक्ट्स को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट आ गया। क्वेश्चन बन सकता है वह कवक जो कीटों का नियंत्रण कर सकती है वो कौन सी है? वर्टिसिलियम। और वह कवक जो दूसरी कवकों का कंट्रोल करती है? ट्राइकोडर्मा। ठीक है, चलो एक बार लिख लो इसको। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये चीज़ का एक छोटा सा जो पार्ट है वो मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं जब भी वापस पढ़ाने आया हूँ उस टाइम पर जो क्लासेस ली हैं उनमें से मिनिमम एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फिक्स है, आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं चीज़ें वही तैयार करके लाता हूँ जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आपके इन क्लासेस से जो आपकी सैटरडे संडे को हो रही हैं उन क्लासेस से क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, ये मान के चलना हमने 2 दिन पढ़ाई करी है उसमें से मिनिमम एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अगर उस चीज़ को आप अच्छे से तैयार कर लो तो आपके एग्रोनॉमी के कई क्वेश्चंस जो हैं आप वहाँ से सीधा प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस बनेंगे, मुझे पता है सीड के ऊपर क्वेश्चन बनना ही है, आना ही है। सीड पार्ट ही ऐसा है, जब तक सीड नहीं होगा आप आगे क्रॉप ग्रो ही नहीं कर सकते, तो इसलिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन आना ही है, तो हमें उसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, आपके सारे के सारे टॉपिक्स जो अभी तक मैंने रिवाइज कराए हैं या अपन ने पढ़े हैं साथ में, वो सारे टॉपिक्स जो है वो थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा बर्डन नहीं हो, थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करते हुए चलो। ठीक है, लास्ट बात करें बेटा इसके अंदर, और हमारे सी ट्रीटमेंट कौन से वो तुम पढ़ चुके हो, यहाँ पर सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है हॉट वाटर ट्रीटमेंट, गर्म जल उपचार। कौन सा बेटा? गर्म जल उपचार पढ़ा हुआ है क्या? खोज किसने करी थी इसकी? जेनसन ने खोज करी थी। ठीक है, जेनसन ने क्या कहा कि जो भी बीज हैं उनको आप कितने गर्म पानी में रखो? 54 से 56 डिग्री सेंटीग्रेड। कल अपन ने बात करी थी 55 से 60। ठीक है, जो एग्जैक्ट है वो क्या है बेटा? 54 से 56 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन पूछा हुआ है, आंसर भी यही गया था, तो हमें याद रखना है कि जो जल का तापमान होगा वो कितना होगा? 54 से 56 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और कितने टाइम के लिए रखना है हमें? लगभग टाइम की बात करें तो 15 मिनट जो है, 10 से 15 मिनट अपन को उस सीड को रखना है किसमें? उस पानी में। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? प्रोटीन डीनेचुरेशन। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है? याद रखना है कि ये किसके लिए यूज किया जाता है। तो जेनसन ने किसके लिए दिया था बेटा? लूज स्मट ऑफ व्हीट के लिए, मतलब गेहूं जो है उसके अंदर कौन सा रोग बेटा? कंड रोग तो है, लेकिन क्या है? लूज स्मट है। कैसा है? लूज स्मट। इसको हम क्या कहेंगे? अनावृत कंड। ठीक है, चलो अब कौन मुझे बताएगा गेहूं का अनावृत कंड रोग किसके कारण होता है? चलो ठीक है, कितने लोग कहते हैं पक्षीनश से होता है? कोई नहीं कहता। चलो, कितने लोग कहते हैं एल्बुगो से होता है? नहीं होता। ओके, कितने लोग कहते हैं कि एरिसाइफी से होता है? नहीं होता। चलो, कितने लोग कहते हैं कि सर्कोस्पोरा से होता है? नहीं होता। कितने लोग कहते हैं एस्टिलागो से होता है? 1 2, यही तो आंसर है, एस्टिलागो सगेटम ट्रेटिसाई। कौन सा? एस्टिलागो बेटा जो और हमारा जो गेहूं है दोनों के लिए है। ठीक है, जब हम बात करते हैं किसकी, देख लो इसको, समझ लो, वापस से एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से। हम बात करेंगे किसकी? हमारे कंड रोग की। किसकी बात करें बेटा? यस, मट की बात करें तो ये 2 फसलों में होता है। एक फसल कौन सी? गेहूं। एक कौन सी? जो दोनों के बीज देखे हुए तुमने?
जानते हो। गेहूं के बीज के ऊपर कोई भी कवर होता है क्या? नहीं होता। जौ के बीज के ऊपर कवर होता है, एक पतला सा कवर जो है वो होता है, इसीलिए गेहूं के अंदर कोई भी कवर प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? अनावृत कंड रोग। क्या बोलते हैं? अनावृत कंड रोग, या फिर इसी को हम कहेंगे लूज स्मट। ओके। दूसरा, जौ की बात करें तो इसमें कवर प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं? आवृत कंड, या फिर इंग्लिश में बात करें तो क्या कहेंगे इसको? कवर्ड स्मट। ठीक है, आवृत है मतलब कवर्ड है। ओके, तो क्या कहेंगे? कवर्ड स्मट कह देंगे। अब दोनों की दोनों डिजीज क्या है? स्मट ही तो है। स्मट है या नहीं है ना? कंड रोग है। तो क्या ये दोनों फसलें अलग अलग है तो हमारा जो मेन ऑर्गेनिज्म है वो बदल जाएगा क्या? हम कहें कि हो सकता है बदल जाए, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू में हुआ। मिल्ड्यू जो है जीरा की या क्यूमिन की, वो किससे हो रही थी? एरिसाइफी से। ठीक है, एरिसाइफी पॉलीगोनी। लेकिन बेर की बात करें तो वहां किससे हो रही थी? हाँ वही, ओइडियम एरिसिफॉइड्स। ठीक है, याद हो गया। तो वो जिस तरह से चेंज हो रहा था यहां भी हो सकता है, बट चेंज नहीं होना है। रीजन क्या है? दोनों एक ही फैमिली की है। ठीक है, दोनों एक ही फैमिली के है ना, इसीलिए जो हमारा कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो यहां पर चेंज नहीं होगा। कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है बेटा? अस्टिलागो। क्या है? अस्टिलागो सगेटम ट्रीटिसाई। क्या लिखेंगे? अस्टिलागो सगेटम ट्रीटिसाई। ये किसके लिए याद करना है? गेहूं के लिए। ठीक है, अस्टिलागो सगेटम ट्रीटिसाई। याद कैसे रखना है बेटा? गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम, वहीं से याद रखो ट्रीटिसाई। दूसरा हम बात करें जौ की, तो यहां पर क्या आएगा बेटा? अस्टिलागो हॉर्डाई। क्या आएगा? ओके, चलिए, तो ये हमारे इनके नाम हो गए। जौ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन कहाँ आया था? सुपरवाइजर में आया, जेट में आया इस साल? जेट में इस साल पूछा गया था जौ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओर्डियम वल्गेर। ठीक है, तो यही से याद रख लो कि ये होर्डाई आ जाएगा। बस हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो, इसी के साथ जब ये बात कर ही ली तो एक और क्वेश्चन जो इससे पूछा जाता है उसकी बात कर ले। गेहूं का अनावृत कंड रोग और जौ का आवृत कंड रोग दोनों किस प्रकृति के रोग हैं? कौन से नेचर के हैं? मृदा जनित है, बीज जनित है, या फिर आपके वायु जनित है, या जल जनित है? चलो, कितने लोग कहते हैं कि बीज जनित है? ओके, कितने लोग कहते हैं कि ये मृदा जनित है? ओके, कितने लोग कहते हैं जल जनित है? एक। कितने लोग कहते हैं कि ये वायु जनित है? कोई तो कह दो। चलो, क्या है ये? बीज जनित है। क्या है बेटा? बीज जनित। ये सीड बॉर्न डिजीज है, स्मट। ठीक है, लेकिन अगर बात करें इसके लिए क्या हुई बेटा? ये सीड बॉर्न या बीज जनित रोग जो है वो होता है, ये स्मट के लिए है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि गेहूं का जो ये रोग है वो कैसा है? अंतः बीज जनित है। कैसा है? अंतः बीज जनित। तो हम कहेंगे कि लूज स्मट जो है वो कैसा है बेटा? अंतः बीज जनित है। अंतः का मतलब क्या है? अंदर। ठीक है, तो ये बीज के अंदर से अपना इन्फेक्शन कॉज करता है। और अगर बात करें हमारे आवृत कंड रोग की, तो ये कैसा है बेटा? बाह्य बीज जनित है। मतलब इसका इन्फेक्शन कहां से स्टार्ट होता है? सीड के बाहर से होता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस इसके लिए। और लास्ट जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है बेटा? कि इसके लिए कौन सा हम केमिकल जो है या फंजीसाइड है वो यूज करते हैं? वीटावैक्स। अभी बात करी हमने, बस। इसके अलावा स्मट पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इतना सा क्वेश्चन। वीटावैक्स नहीं, वो प्लांटावैक्स है, वो रस्ट में काम आती है। चलो लिख लो इसको। ये जो तरीका है जैसे अपन कर रहे हैं, ये तरीका आपकी पढ़ाई में होना चाहिए। मतलब जिस समय पर आप रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, मान लो कि मैं कोई भी टॉपिक रिवाइज कर रहा हूं, जैसे
इरिगेशन मान लिया, या आपका हॉर्टिकल्चर का कोई पार्ट है मैं वो कर रहा हूँ, उसमें कहीं पर एक चीज़ आ गई कि हम कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, ठीक है, और वहाँ पर आपको डाउट आ गया कि कौन सा करेंगे मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या फिर इस फर्टिलाइज़र में कितना न्यूट्रिएंट कंटेंट है मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उसी टाइम 5 मिनट देकर आपको आपकी जो टेबल तैयार है जिसमें आपने न्यूट्रिएंट कंटेंट लिखे हैं वो टेबल रिवाइज कर लेनी, ठीक है। तो आप एक फर्टिलाइजर के पीछे 10 फर्टिलाइजर वापस याद कर लोगे, रिवाइज कर लोगे उसी टाइम। रटना तो है ही नहीं किसी चीज को, आपको बस देखना है कि हाँ ये न्यूट्रिएंट कंटेंट इनके अंदर है। आपको अगर 4 बार हो गया तो आप उस चीज को 4 बार रिवाइज कर लोगे, होगा या नहीं? क्या फिर भूल सकते हो? क्या नहीं भूल सकते, ठीक है। अभी हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे थे? वीटावैक्स की। वीटावैक्स के लिए बस इतना सा हमने मन में याद कर लिया। कहाँ यूज करते हैं? हमने कहा स्मट में। स्मट के अंदर हमें कंफ्यूजन था, हमको कितना टाइम लगा बेटा? 5 मिनट लगे, हमने स्मट रिवाइज कर लिया बस। तो कम से कम ये टॉपिक तो अपना कंप्लीट हो गया ना कि वीटावैक्स से रिलेटेड या स्मट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो हम कंफ्यूज नहीं होने वाले। यही तरीका आपके रिवीजन का होना चाहिए, और इसी दिन के लिए मैंने आपको वो कॉपी तैयार करने के लिए कहा था, ठीक है। वो कॉपी तैयार करने का मेन रीजन यही था। अब समझ में आ रहा है कहाँ काम आएगी वो, ठीक है। आपकी जो याद करने की स्पीड है उस स्पीड को बढ़ाने के लिए और आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए वो कॉपी काम आनी थी। तो बना ली सबने? किसने नहीं बनाई है अभी तक? कौन इतना ईमानदार है जो मुझे ये बताएगा मैंने नहीं बनाई? अरे वाह, सारे ईमानदार हो। क्यों नहीं बनाई बेटा? बना लो, देखो, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसके अंदर, और बनाने का तरीका आपको बता ही दिया मैंने। सारे फंजीसाइड है तो नाम एक साथ ही लिख लो कि ये सारे फंजीसाइड है। आपको फंजीसाइड में कहीं भी कंफ्यूजन हुआ वहीं पर सारे के सारे नाम एक साथ देख लो, ठीक है। आपको कोई दूसरी अपनी जैसे इंस्ट्रूमेंट्स है, जितने भी अपने यंत्र हैं उन यंत्रों के नाम एक जगह लिख लो, ठीक है। वहां से आप उसको टैली कर लो। आपको किसी यंत्र में कोई भी कंफ्यूजन हुआ तो सारे नाम एक ही जगह लिखे हुए, आप एक बार में एक के पीछे 10 चीजें रिवाइज कर लोगे, तो आप किसका फायदा हुआ या नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपको हेल्प करेगी। आप ये सोचो कि नहीं सर ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, ये आपके टाइम को बचाने का तरीका है कि आप कैसे उसको जल्दी तैयार करेंगे। फर्टिलाइजर की टेबल किसने बनाई? फर्टिलाइजर की टेबल बना ली। उसे अगर आप रिवाइज करोगे तो आपको एक साथ सारे फर्टिलाइजर याद होंगे, ठीक है। और कॉपी के अंदर पेज ही पलटते रहो तो फिर उसके बाद तुम्हारे पास टोटल फर्टिलाइजर के कम से कम 10 पेज हो गए होंगे, ठीक है। तो 10 पेज रिवाइज कर लो या 1 पेज रिवाइज कर लो, क्या ज्यादा बढ़िया है? 1 पेज, ठीक है। तो वो तुम्हारा टाइम बचाएगा। ओके, चलो ये लिखा गया, लिख लिया? ओके, चलो फिर बात करें लास्ट इसमें जो बेटा वो क्या है? सोलर हीट ट्रीटमेंट, या फिर हम कह सकते हैं इसको बीज सौर्यकरण। क्या कहेंगे बेटा इसको? बीज सौर्यकरण कुछ भी नहीं है, बस बीजों को धूप में सुखाना है, ठीक है। पहले बीजों को क्या करना है? ठंडे पानी में रखना है। कितनी देर के लिए? 5 से 6 घंटे के लिए। और उसके बाद फिर उन्हें क्या करना है? धूप में सुखा देना है। बस ये क्या हुआ हमारा? मृदा सौर्यकरण, बीज सौर्यकरण, ठीक है। तो हम कहेंगे कहाँ रखा हमने? ठंडे जल में रखा। कितनी देर के लिए? 5 से 6 घंटे के लिए। उसके बाद फिर हम उसको क्या करते हैं? धूप में सुखा देते हैं। चलिए, धूप सबसे ज्यादा कौन से महीने में पड़ती है बेटा? गर्मी या जून जुलाई या अप्रैल मई? अप्रैल मई। इसको तो बड़े अच्छे से याद करा है। गर्मियों की छुट्टियां कब पड़ती है? अप्रैल में पड़ती है। मेरी तो आज तक बेटा मई से ही पड़ी है। कोई बात नहीं। तो दोनों जो महीने हैं हमारे कौन से? मई और जून, तभी पड़ती है। तो इससे से याद रखो बेटा सबसे ज्यादा गर्मी कब है? मई जून में है। तो क्वेश्चन तैयार होता है कि आप ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई या फिर डीप समर प्लोइंग कब करोगे? मई जून। मृदा सौर्यकरण या सॉइल सोलराइजेशन कब करोगे? मई जून। बीज सौर्यकरण कब करोगे? मई जून। बात खत्म, ठीक है। समझ में आ गई?
चलो फिर बात करें बेटा इसके अंदर, इससे कंट्रोल किसका होगा? लूज स्मट ऑफ व्हीट, सेम वही गेहूं का अनावृत कण, वही नाम है, वापस से उसी को लिख लें हम इसको, गेहूं का अनावृत कण रोग, उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। और ये लास्ट हमें याद रखना है दिया किसने था, तो दो साइंटिस्ट थे बेटा, एक कौन था? लूथरा और सट्टार, ठीक है। ये दोनों जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में हमें बताया था। चलो बीज सौर्यकरण तो इन्होंने दिया, मृदा सौर्यकरण किसने दिया बेटा? राजू ने, यादू राजू ने। चलो ऐसे नाम तो जल्दी याद होते।